नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने कल भी बताया था कि हिंदी के मॉडल पेपर की बात करेंगे। लगभग 8 से 10 दिन लगातार मैं जो है आपको डीएलएड पर विशेष रूप से क्लासेज दूंगा। इस क्लासेज का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग अवगत हो जाइए किस तरीके से आपको पेपर लिखने हैं, किस तरीके से आपको पेपर करने हैं और कितनी स्ट्रेटजी और कितनी रणनीति के तहत आपको पेपर करना होता है। मेरा कोई उद्देश्य यह नहीं है कि मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इतने ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। सीरीज तो इतनी मोटी आपकी दी हुई है, पूरे सीरीज को आपको पढ़ना है ना। कोई क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट होता ही नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बेहतर अगर करना है तो सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दिन भर ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ करके उंगलियों को घिस करके अपनी आंखें बर्बाद नहीं करना है। दिन भर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे पढ़ करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। लगातार बेहतर को बेहतर बनाने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वक्त अपना किताबों पर दीजिए, क्योंकि समय जो है आपका, यही बुक ही आपका, किताब ही आपका समय बदलेगा और कोई आपका समय नहीं बदलने वाला है। बहुत ही बेहतर आप जानते होंगे क्योंकि आप अनुभवी हमसे ज़्यादा होंगे इस क्षेत्र में। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं हिंदी की बात करूंगा और हिंदी में जो है लगातार प्रयास रहेगा कि 25 के 25 प्रश्न आपको किस तरीके से लिखने हैं। जिस क्वेश्चन में 30 शब्द लिखने लायक नहीं होता है उस शब्द में हम 30 शब्द ज़बरदस्ती का नहीं लिखते हैं। जिस शब्द में लिखने लायक होगा उसी शब्द में लिखेंगे। जिस शब्द में 50 शब्द लिखने लायक होगा उसी में हम 50 शब्द लिखेंगे। और कोशिश यही करिएगा कि 30 शब्द है तो 30 शब्द लिखने का प्रयास करिएगा। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में लिखा हूँ पेपर में, लेकिन आपको जब आप पेपर दीजिएगा तो उसमें जो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं उसे लिखिएगा, क्योंकि आप किसी की कॉपी मत करिएगा। जैसे कि मेरा जो पेपर बन रहा है, एक बच्चे ने कहा सर राजन सीरीज से आप कॉपी करवा देते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ राजन सीरीज से कॉपी हो रही है, लेकिन आपको राजन सीरीज से कॉपी नहीं करनी है। आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिएगा, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आपका अनुभव बच्चों के बीच में किस तरीके से रहा वही आपको पेपर में लिखना है। तो आप अपने अनुभव को वहाँ पे लिखिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ने कहा सर अगर सीरीज की भाषा से कुछ अलग लिख देंगे तो क्या नंबर कट जाएगा? कहा बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर आप सीरीज से इतर लिखते हैं तो आपको नंबर और मिलेगा, क्योंकि आप जो है अपने अनुभव को लिख रहे हैं, क्योंकि आप एक खुद शिक्षक बनने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट एग्जाम, जो उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है प्राइमरी लेवल के लिए। उसके लिए महत्वपूर्ण बुक के बारे में, जो कि बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। आप इसे जो है अगर 2022 में सुपर टेट देने वाले हैं तो आपको मार्केट में और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हर जगह यह बुक अवेलेबल है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं। मैं मार्केट के तमाम सारी किताबों का रिव्यू करने के बाद आपको चक्षु पब्लिकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इसे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का बुक है। इसमें जो है समस्त स्टडी गाइड बुक है। इस बुक को लेने के बाद आपको जो है कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें जो है संपूर्ण जो पिछले दो बार पेपर सुपर टेट का हुआ है उसका भी हल प्रश्न पत्र दिया गया है और संपूर्ण अध्यायवार इसमें थ्योरी दी गई है। निश्चित रूप से अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसमें जो आपके समस्त जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है और उसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर पिछली दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह भी आपके सामने आप देख रहे हैं कि लगातार आपसे डिस्कस किया गया है। और बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपका जो सिलेबस है वह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके के मतलब की पेपर क्वालिटी है। आप उत्तर प्रदेश के जो पेपर हुए हैं आप इसे भी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पेपर दिखाए जा रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। पेपर बहुत बेहतरीन है। और उसके बाद मैं बात करूं मित्रों, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो है गलती की संभावना बहुत ही ना के बराबर है ना, गलती बहुत ही ना के बराबर है। आप इस बुक को पूर्णतः आंख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन किया गया है, सॉल्यूशन भी बहुत ही डिस्क्राइब करके किया गया है, ऐसा नहीं है बहुत ही सटीक इसका वो कर दिया गया है। पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही डिस्क्राइब तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रैक्टिस सेट कौन कौन से हैं। ठीक है, स्टडी गाइड बुक के साथ साथ आप जो है इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा, क्योंकि गाइड बुक पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस से ही बहुत निखार आपके अंदर आएगा। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस सेट
जरूर लीजिएगा। 3000 से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे और 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल 8000 से ज़्यादा प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो इसमें भी 2 साल पेपर दिया गया है और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप इसे मार्केट से, अपने बगल के दुकान से, या इसे फ्लिपकार्ट या अमेजन से, हर जगह से आप इसे खरीद। हिंदी के प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं मित्रों। हिंदी में जो है 25 नंबर का पेपर आएगा, आप सभी लोग इससे अवगत हो जाइएगा। जो 25 नंबर वाले पेपर आएंगे वो जो है कितने के होंगे, उनका पूर्णांक 25 नंबर का होगा और समय जो है मात्र 1 घंटा आपको दिया जाएगा। और इसमें क्वेश्चनों की संख्या ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय के 5 प्रश्न आएंगे जो कि 5 नंबर के रहेंगे, अति लघुत्तरी के 6 प्रश्न आएंगे जो कि 6 अंक के रहेंगे, और लघुत्तरी के 7 प्रश्न आएंगे जो कि 14 अंक के रहेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को कल ही मैंने प्रथम मॉडल प्रश्न पत्र में अवगत कराया कि जो अति लघुत्तरी शब्द प्रश्नों को उत्तर लिखना है, मिनिमम 30 शब्दों में आपको उसका उत्तर लिखना है, और जो लघुत्तरी आपको लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 1 घंटा 25 नंबर वाले पेपर में होता है और 2 घंटा टाइम होता है आपके 50 नंबर वाले पेपर में। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि आपको जो है लिखाई में कंजूसी नहीं करनी है, लगातार लिखते रहना है जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता है। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना लिखने का प्रयास करिएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए अनाप शनाप की चीज़ें मत डालिएगा उसमें, है ना। ये हाई स्कूल इंटर की परीक्षा नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से कॉपी चेक होगी। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा नहीं है, तो ध्यान से लिखिएगा, उतना ही लिखिएगा जितना सफिशिएंट हो। समझ में आया ना। चलिए बात करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र की और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो बहुविकल्पीय के 5 प्रश्न दिए गए हैं। एक बच्चे ने पूछा क्या सर प्रश्न भी हमें लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र आपको दिया है, इस वजह से मैं जो है यहाँ पे प्रश्न पत्र लिखता हूँ, प्रश्न लिखता हूँ। आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप प्रश्नोत्तर नंबर 1 यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आप लिख रही है। फर्स्ट पेज की शुरुआत करिए, यहाँ बहुविकल्पीय लिखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 के सी में क्या है, जंगम सही, यही इतना आपको लिखना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आपको प्रश्न और उत्तर नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने लिखना जान लिया होगा, सभी पेपरों में लिखना ही बताऊंगा। इस पेपर को कराने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग इतना जान लीजिए कि आपको पेपर कैसे लिखना है। और निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। जो मॉडल प्रश्न पत्र होते हैं वह आपकी परीक्षा में आने की गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से प्रश्नों को लिखना पड़ता है, एक आइडिया आपको मिल जाता है। और आप कोशिश करिए कि 1 घंटे के अंदर 25 नंबर वाले पेपरों को सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्थावर का विलोम क्या है। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं स्थावर का विलोम जो है जंगम होता है, आप कक्षा 6वीं से याद कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है विभावरी का पर्यायवाची क्या है। विभावरी का पर्यायवाची यहाँ पे कमल है, नलिनी है, तपसा है, छड़दा है। मित्रों इसका राइट आंसर है छड़दा। छड़दा क्या होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, विभावरी का जो अर्थ होता है वो होता है रात्रि। क्या होता है, रात्रि। और इस छड़दा का भी अर्थ जो है रात्रि ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में लगाइएगा कि विभावरी का जो पर्यायवाची होता है वो छड़दा होता है। आप लोग स्पष्ट हो जाइए कि आपके सिलेबस में अगर विलोम शब्द और पर्यायवाची नहीं दिया गया है तब भी विलोम शब्द और पर्यायवाची पूछा जाएगा। और 2016 से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड है, लगातार विलोम शब्द और पर्यायवाची बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, थकान होता है, परिश्रम होता है, व्यायाम होता है, ठहराव होता है। विराम को हम सभी लोग जानते हैं, विराम को जो है ठहराव ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बात करते हैं मित्रों, ज्ञा वर्ण किसके संयोग से बना होता है। ज्ञा वर्ण किसके संयोग से बना होता है। मैंने संयुक्त अक्षर जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें मैंने बताया था, जो का और सा होता है इसके मेल से क्या बनता है, इसके मेल से छत्री वाला छ बनता है। ज्या और या के मेल से जो है ज्ञा बनता है। और ता और रा के मेल से, ता और रा के मेल से, रा के नीचे हलंत है, इसके मेल से जो है त्रा बनता है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, छत्र ज्ञा। समझ में आया ना। तो ज्ञा का वर्ण निर्माण किससे होगा, ज्या और या से इसका निर्माण होगा। समझ में आया। आगे बात करते हैं मित्रों, अर्धस्वर किसे कहते हैं। मैंने डीएलएड को टारगेट करते हुए 12-13 या हो सकता है और भी ज़्यादा वीडियो, क्योंकि मैंने यूपी टेट स्पेशल को भी टारगेट उसमें किया था, और भी सारे क्वेश्चन में लेक्चर मैंने आपको दिया है। लगभग 16-17 वीडियोज हैं, आप सभी लोग जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को। फ्री ऑफ कास्ट आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और सदा के लिए अवेलेबल रहेंगे। अर्धस्वर किसे कहते हैं मित्रों, वहां पे मैंने बताया था या और व को अर्धस्वर बोला जाता है। बाकायदे मैंने बताया था या और व को अर्धस्वर क्यों बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। उन्नति और अर्वाचीन का पर्यायवाची बताइए। इसमें
प्रश्नोत्तर में आपने बहुविकल्पी में क्या किया, बहुविकल्पी में डायरेक्ट आपने लिख दिया, लेकिन इसमें आपको केवल एक एक लाइन में लिख देना है। 30 शब्द इसमें आ ही नहीं सकते। 30 शब्द आप लाएंगे कहाँ से? कोई शब्द जो अपर्याप्त होते हैं, जो लिखने लायक नहीं होते, उसे आपको नहीं लिखना है ना। जो वही लिखना है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो सफिशियंट हो। अब इसमें उन्नति और अर्यायवाची का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आप एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, है ना। तो उन्नति का पर्यायवाची विकास होता है और अर्वाचीन का पर्यायवाची नूतन होता है। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन, अर्वाचीन का पर्यायवाची क्या होगा? नूतन होगा, नया होगा, है ना। तो आप बस इतना ही लिखेंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर आपके कैसे आएंगे? 5 नंबर बहुविकल्पी आएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। और 6 नंबर आपके कैसे आएंगे? 6 नंबर आएंगे अति लघुत्तरी। अति लघुत्तरी की शुरुआत भी जब आप करिएगा से करिएगा और बीच में अति लघुत्तरी प्रश्न डालिएगा, नीचे से प्रश्नोत्तर नंबर 11 लिख करके 6 लिख करके आप प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 11 विराम चिन्हों का प्रयोग जो है हिंदी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, संघर्षी किसे कहते हैं। मित्रों देखिएगा, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद नहीं सेट कर रहा हूँ, कोई दूसरा सेट कर रहे हैं, वो भी अच्छे टीचर हैं तो सेट कर रहे हैं। तो इसमें कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। और इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य नहीं है कि आपको जो है इसी से पढ़ करके पास होना है, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके पास होना है। केवल उद्देश्य यही है कि आपको लिखना कैसे है और लिख करके आपको बताना है कि आप किस तरीके से लिखिएगा। मेरा उद्देश्य केवल डीएलएड बीएड नहीं है, मेरा उद्देश्य है यूपी टेट शिक्षक भर्ती, है ना। मैं उसी के लिए टारगेट करके पढ़ाता हूं और इस समय जो चीज़ें मैं दे रहा हूं 8-9 पेपर में मैं केवल 8-9 पेपर ही आपको दूंगा, बस उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, है ना। आपको पढ़ना है, सीरीज से ही पढ़िएगा। आगे बात करते हैं, संघर्षी किसे कहते हैं। संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सकरा होता है ना। संघर्षी शब्द किसे कहते हैं मैंने आपको बताया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संघर्षी शब्द किसे कहते हैं और यह क्या होता है। एक ख ग ज फ श श क्या ये संघर्षी हैं या नहीं है, क्या ये गलत लिखा गया है, आप इसे भी बताइएगा, है ना। तो आपके लिए काम है कि संघर्षी किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप यह सीरीज, कुछ लोगों ने कहा कि सर आप जो लिख रहे हैं वो राजन सीरीज की कॉपी है। चाहे जिस सीरीज की कॉपी हो, आपसे उससे मतलब नहीं है। मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि हो सकता है या आगामी परीक्षा में पूछा जाए, बस यही उद्देश्य है हमारा, है ना। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया था। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं लेक्चर वीडियो में बताया हूँ। अब यहाँ पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आदर्श प्रश्न पत्र दिखाना मेरा उद्देश्य है ना। आगे बात करते हैं 10वां, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। उपेक्षा किसे कहते हैं? कहा जाता है कि आपकी उपेक्षा होने लगी उस घर में। अगर किसी घर में आपकी उपेक्षा हो रही है तो क्या करना चाहिए? चलिए उसकी बात छोड़ते हैं। उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना, आपकी अवहेलना हो रहा है, आपका निरादर हो रहा है, तो बस इतना लिखिएगा। उपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिएगा, उपेक्षा शब्द का अर्थ अवहेलना या निरादर होता है। नीचे लिखिएगा थोड़ा सा नीचे, जिससे कि कॉपी भर जाए, कॉपी में भी थोड़ा सा स्पेस ले, है ना। अपेक्षा इसके नीचे लिखिएगा। अपेक्षा का अर्थ है आशा या आवश्यकता। मुझे आपसे अपेक्षाएं हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, क्योंकि निशांत ज्ञान एक बेहतर प्रयास कर रहा है आपको आपकी शिक्षक की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। तो मैं अपेक्षा करता हूं, मतलब मैं आपसे आशा करता हूं, मतलब मैं, ठीक है, समझ चुके होंगे। संधि और संयोग का विलोम लिखिए। मित्रों संधि का विलोम क्या होता है? मैं जब संधि पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था संधि का विलोम विग्रह होता है। आप आगामी यूपी टेट में मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है संधि का विलोम विग्रह। अब की बार यूपी टेट में पूछा गया कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम होता है व्यास, है ना। संयोग का विलोम क्या होता है? भाई किसी से संयोग हो जाए तो कहा जाता है मैं वियोग में मर रहा हूं। किसी के संयोग से, संयोग मतलब मिलन, वियोग मतलब दूर होना, है ना। तो संयोग का अर्थ होता है वियोग। ये रस में आप पढ़े होंगे, श्रृंगार में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार ये होता है। लघुत्तरी प्रश्न देखिएगा, 6 प्रश्न आपके हो गए अति लघुत्तरी और 5 प्रश्न आपके हो गए बहुविकल्पी। उसके बाद जब आप लघुत्तरी प्रश्न लिखना स्टार्ट करिएगा, देखिए हिंदी एक आसान क्वेश्चन पेपर होता है। उम्मीद है कि आप सभी लोग हिंदी में तो बेहतर करेंगे, 50 में से कम से कम 25 में से कम आप 20 प्लस स्कोर करेंगे, है ना। अच्छे से लिखिएगा, बहुत ही आसान पेपर आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पिछले वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है इसमें, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर आएगा, है ना। आज 12वां क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं 2 विराम चिन्हों को स्पष्ट करिए। अब 2 विराम चिन्ह आपने देखा कि कितने विराम चिन्ह होते हैं हिंदी में?
अमूमन 11 होते हैं अधिकांशतः, तो 11 में से पूर्ण विराम मैंने लिखवा दिया, प्रश्नवाचक मैंने लिखवा दिया। अब पूर्ण विराम क्या होता है? वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में ए लगाया जाता है और विस्मयादिबोधक में ए लगाया जाता है, और बकिया कोई भी किसी भी तरीके का वाक्य आ जाए सबके अंत में जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने बचपन में जब इमला आपके गुरुजी बोलते होंगे तो जरूर बोलते होंगे कि राम बाजार जाता है, पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम आपको पूर्ण विराम लगाना पड़ता था। प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोल करके लगवाया जाता था। तो मैं जब पढ़ता था तो ये सब होता था, शायद आपके भी होता रहा होगा, है ना। इस तरीके से आप लिखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम कब जाएगा, घर में कौन है, सीता किस देश की राजकुमारी थी, है ना। इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। राम फल खाएगा, क्या राम फल खाएगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अशुद्ध उच्चारण के 3 कारण बताइए। मित्रों, अशुद्ध उच्चारण के 3 कारण क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस वजह से मैं आपको दे रहा हूं। अशुद्ध उच्चारण के 3 कारण होते हैं ध्वनि लोपन, ध्वनि विपर्यय और शारीरिक विकृतियां, है ना। ध्वनि लोपन का मतलब है कि यहाँ पे हो गया गड़बड़, हाँ चलिए यहाँ देखिए। हाँ, ध्वनि लोपन का मतलब है किसी ध्वनि का लोप कर देना। जैसे बोल रहे हैं, बोलने के बीच में जो है किसी ध्वनि का जब आप लोप कर देते हैं तो वह शब्द का अर्थ अनर्थ हो जाता है। शायद आप कभी बोल करके अंदाजे भी होंगे और उसके लपेटे में भी आ गए होंगे, तो बचपन में लात मुका भी चला होगा उस बात पर, है ना। तो ध्वनि लोपन, बीच में कोई शब्द हटा लीजिए या गलती से हट जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो यह अशुद्ध उच्चारण का एक कारण माना जाता है। ध्वनि विपर्यय, किसी ध्वनि को उलट पलट कर देना, है ना। मैं जब बचपन में था तो गाना जो चलता था उस गाने को उल्टा करके गाने का प्रयास करता था। देखते थे गाना किस तरीके से इसका गाने का प्रयोग किया जाएगा, इस तरीके से करने का प्रयास करता था। शायद आपने भी अपने जीवन में इस तरीके का खेला जरूर किया होगा, है ना। इसे कहते हैं ध्वनि विपर्यय। किसी ध्वनि को उलट पुलट करके कह देना, वह होता है ध्वनि विपर्यय। शारीरिक विकृतियाँ क्या होती हैं? किसी बच्चे के दिव्यांगता आ जाती है ना, तो उनकी जो है शारीरिक विकृतियां हो जाती है। ओष्ठ, दंत क्षय, कोमल तालु अभाव, लघुत्व आदि। कोई होता है वह उसकी जीवा जो है नीचे चपक जाती है ना, तो लगातार पूरे जीवन जो है तोतले रह जाते हैं। तो ऐसा कई सारे समस्याएं आ जाती हैं जो अशुद्ध उच्चारण के कारण होते हैं। इस तरीके से आप 3 कारण बता दीजिएगा। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? मैंने जब स्वर और व्यंजन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसी समय मैंने बताया था आप देखिएगा, आपके लिए 5-6 वीडियो शुरुआत के हैं, वही 5-6 वीडियो आप शुरुआत के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वही 5-6 वीडियो आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं मैंने पढ़ाया था। जिन वर्णों के उच्चारण में नाक की आवश्यकता होती है और मुख द्वार बंद करके खोला जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। जो किसी भी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के जो आखिरी वर्ण होता है उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। जैसे आप जब ना बोलेंगे ना तो अनुनासिक है, नाक सी से बोल रहे हैं। माँ बोलेंगे माँ, तो ये क्या है? अनुनासिक है। हर एक वर्ण का, हर एक स्पर्श व्यंजन जो होता है, पांच तरीके के उसमें वर्ग होते हैं, का चटा तपा, तो इसका जो आखिरी वर्ण होता है वो अनुनासिक कहलाता है। ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के 5 साधन बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति के 5 साधन लिख दीजिए। चित्र पाठन आप करेंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी। कहानी पाठ, अच्छा देखिए कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत छोटे में आपने लिख दिया, 50 शब्दों में इसे लिखना है ना। तो आपको चित्र पाठ में कुछ लिख देना है। आप इतना तो लिख ले जाएंगे, एक चित्र पाठ हेडिंग डालिए और उसके नीचे लिखिए चित्रों के माध्यम से हम जो है बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जैसे आप उस जो मैं बोल रहा हूं इसे आप लिखिएगा, चित्र पाठ हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए कि चित्र के माध्यम से बच्चों को हम किसी चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम तोता का चित्र छपा हुआ है, हम बच्चे से कहेंगे बच्चा ये कौन सा पक्षी है, तो बच्चा बताएगा यह तोता का पक्षी है, तोता पक्षी है ना। तो चित्रों के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में हम चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा इसके बारे में। कहानी पाठ आप किस तरीके से कराते हैं? ये केवल और केवल अपने अनुसार आप अपने जो आपको आता है, जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे पूरा अनुभव उसमें लिख दीजिएगा। कविता पाठ करते हैं, अभिनय करते हैं, वाद विवाद करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। हंस पद को उदाहरण से समझाइए। मित्रों, हंस पद क्या होता है? लिखने में जब कोई शब्द भूल जाता है, कोई पदबंध छूट जाता है, तो उसे दिखाने के लिए हंस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। यही इसका चिन्ह होता है। इसके बारे में तो आप सभी लोग बचपन से ही अव्वल रहे होंगे, क्योंकि आप शब्द बहुत ज़्यादा छोड़ते थे। आप इस चीज़ के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी रहे होंगे, क्योंकि मैं रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी हमारे ही कैटेगरी के हैं।
तो जैसे राकेश अच्छा लड़का है तो मैं भूल गया यार राकेश तो बहुत ही अच्छा लड़का है, तो मैं बहुत शब्द कैसे इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे हंस पद लगा दिया, ऊपर लिख दिया बहुत, राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, चलिए इसमें अब आप कहाँ से 50 शब्द लिखेंगे, 50 शब्द लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। कोष्ठक को उदाहरण सहित समझाइए। मित्रों कोष्ठक क्या होता है, आप नहीं लिख पाएंगे कोष्ठक क्या होता है। कोष्ठक का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दूसरा है कभी कभी वाक्य के प्रवाह में भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जाता है, जैसे भरत दशरथ के पुत्र बड़े तपस्वी थे। अच्छा देखिएगा, इसका मतलब यह है कोष्ठक का उदाहरण से समझाइए। आप सबसे पहले लिखिए कोष्ठक का प्रयोग क्यों किया जाता है। मित्रों कोष्ठक का प्रयोग अगर आप अपने मन से लिखना चाहते हैं, इस चीज़ में जो है सीरीज वाली बिल्कुल भाषा लिख दी गई है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सीरीज वाली भाषा मेरे भाषा में आप समझिए। कोष्ठक आप कैसे लिखेंगे, लिखिएगा कोष्ठक की सहायता से हम किसी भी शब्दों को स्पेसिफाई अर्थात विशेषीकरण करने का प्रयास करते हैं। समझिएगा कि कोष्ठक की सहायता से हम किसी पैराग्राफ में या किसी भी शीर्षक में कोष्ठक के माध्यम से हम किसी शब्द को विशेषीकरण करने का प्रयास करते हैं, और उस कोष्ठक के माध्यम से हम उस विशेष शीर्षक में दिखाते हैं कि यह शब्द इस शीर्षक में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप कोष्ठक की परिभाषा लिख दीजिएगा। और कोष्ठक का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, तो मित्रों आप बताइएगा कोष्ठक का प्रयोग हम जो है कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वाक्य के प्रवाह में, है ना, किस तरीके से कभी कभी वाक्य के प्रवाह में भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों के कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम सूचक अंकों के अक्षर के आधार पे, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यही कोष्ठक है जो आ लिख रहे हैं, यही कोष्ठक है, यही बताया गया है ना। इस तरीके से आप कर दीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसमें लिख सकते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट करिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्यंजन। क्या हेडिंग डालना है, व्यंजन। आप लिखिएगा व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। बस इतना ही लिखिएगा। मैं स्वर और व्यंजन को पढ़ाया हूँ यार, क्या बताऊँ इसमें, है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे, है ना। तो व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आप नीचे लिखिए व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन लिख करके आगे लिखिएगा, आगे लिखिए, क्या लिखिए, स्पर्श व्यंजन करके आगे लिखिए कि ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में हमारी जीवा मुख्य किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के होते हैं। मैंने पढ़ाया है, किस तरीके से आपको लिखना है लिख दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्यों, अंतस्थ व्यंजन के 4 प्रकार के होते हैं, यार लवा होता है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए अंतस्थ व्यंजन में, है ना। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन तो आप सभी लोग जानते हैं, बोलने में गर्म हवा निकलती है, ऊष्म व्यंजन होते हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जो अकेले उनका निर्माण नहीं होता है, 2 वर्णों के मेल से उनका निर्माण होता है। जैसे छ को अभी मैंने बताया, का और स के मेल से छ का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया त्र का निर्माण ता और र के मेल से होता है। भाई हलंत किस पर लगेगा, रा पे लगेगा कि का पे लगेगा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्ञा ज और या के मेल से बनता है, ज और या के मेल से। स्र स और र के मेल से, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा किस तरीके से आपके पेपर आएंगे। आदर्श प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर कराने का मेरा एक ही मात्र उद्देश्य है कि आप सभी लोग अवगत हो जाइए कि आपको लिखना कैसे है और आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ तक मतलब कि इतने पढ़ाकू होंगे, उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि बहुविकल्पी प्रश्न 5 होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न 6 होंगे और लघुत्तरी प्रश्न 7 होंगे, यह भी उन्हें नहीं पता होगा। आपको कितने नंबर पाना है, 25 में 13 नंबर पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, है ना। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 20 प्लस 22-23 स्कोर कर सकते हैं, है ना। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, लिखना आपको है, आप जितना बेहतरीन लिख पाएंगे, जितना बेहतरीन आपकी राइटिंग जाएगी, आपको उतना नंबर दिया जाएगा, है ना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर आप हाइलाइटर का जो प्रयोग करवाते हैं, क्या हाइलाइटर का प्रयोग हम अपने एग्जाम में कर सकते हैं। इसका उत्तर है जी बिल्कुल, आप हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे जरूरी हो आप वहाँ पे हाइलाइटर का प्रयोग करिएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे कॉपी में आप नीला पीला करिए, उज्जर कर डारा हो ना, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी जिस चीज़ों को मैंने अंडर रिलेट किया है आपको उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है।
आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि 8 के 8 मॉडल पेपर आपको दिए जाएं, है ना, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रीच पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सपोर्ट करें, तो वीडियोज आगे आपके लिए आती रहेंगी। मेरा उद्देश्य यूपी टेट सी टेट स्पेशल कराना है, लेकिन आपके कहने से मैं मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, और निश्चित रूप से मैं दिन भर में केवल और केवल एक वीडियो बनाने पर अभी विश्वास करता हूं, क्योंकि आपका उद्देश्य न मैं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद हो। जितना समय आप हमारे वीडियोज पर देंगे, उतना समय अगर आप सीरीज पर देंगे तो आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। इस वजह से दिन भर में 5 वीडियो हमारी नहीं जाती है ना। मैं सेल्फ स्टडी पर इसी वजह से कहता हूं कि फोकस करिए। दिन भर में 10 वीडियो अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ करके कोई यूपीएससी का टॉप नहीं करता है। ऑनलाइन पढ़ करके आप इतना समझ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ करके कोई ग्रुप डी नहीं निकाल पाएगा। डीएलएड और इसकी बात ही छोड़िए, है ना। कुछ लोग कहेंगे यार डीएलएड आसान होता है तब भी इसे ऑनलाइन नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाओगे, है ना। आपको पढ़ना है, खुद से मेहनत करनी है। समझ में आया ना। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर से मैं कहूँगा कि लगातार हो रही असफलताओं से आपको घबराना नहीं है। यह एक जो आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, यह आपके माथे से बेरोजगारी का ठप्पा हटाने वाला एक कोर्स है ना। अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कहूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जब भी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। हो न मायूस, हो न मायूस, न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी। इन्हीं मुसीबतों के, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जो आज परेशानी, कठिनाई, विपत्ति, संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, निश्चित रूप से एक दिन घड़ी की सुई जरूर 12 पे आएगी। एक घड़ी की सुई जरूर 12 पे आएगी। दुख का सुख और सुख का दुख होगा। सूर्य उदय होता है तो सूर्यास्त होता है, ठीक उसी तरीके से जीवन भी है। जीवन भी एक चक्र है। निश्चित रूप से सफलता के बाद असफलता, असफलता के बाद सफलता, शोक के बाद हर्ष और हर्ष के बाद शोक आने की परंपरा है। आप सभी लोग जानते हैं, अटल जी ने कहा है, हमारे श्रद्धेय अटल जी ने जीवन के बारे में बताया है कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। ये व्यक्ति का एक परंपरा है, और इसी तरीके से हर एक वस्तु पर लागू होता है, हर एक चीज पर लागू होता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल थे वो आज नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके जीवन में आज संघर्ष है तो निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करेंगे तो कल आप सफलता तक पहुंचेंगे। और अगर आप अपने जीवन में आज जीवन का मौज ले रहे हैं, निश्चित रूप से आपको ठेला लगाना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको मजदूरी 12,000 रुपए में कंपनी में घास खोदना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप आज मेहनत कर लेते हैं तो आगे जीवन में सफलता का स्वाद आप तभी चख पाएंगे, है ना। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लगातार प्रयास करिए बेहतर को और बेहतर बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।